अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम फेस टू फेस और मैं हूं आपके साथ मुनीज़ मोइन। एक नजर डालते हैं आज की टॉप स्टोरीज पर। आर या पार, मुहर्रम के बाद सियासी तूफान की तैयारियां। पाकिस्तान तैयार था, भारत मान गया, नायब आर्मी चीफ ने कट्टा खोल दिया। गरीब अवाम के अमीर हुक्मरान, अजब अयाशी की गजब दास्तान। स्पीकर और चेयरमैन सेनेट को तकरीबन 19,50,000 माहाना तनख्वाहें मौसूल, ऐसा कहना है ज़राए का। तो नाज़रीन, ये थी हमारी आज की टॉप स्टोरीज। इन्हीं पर बात करने के लिए पैनल में मेरे साथ मौजूद हैं ब्यूरो चीफ पंजाब शहजाद हुसैन भट्ट साहब, उनके साथ तशरीफ रखते हैं सलमान आबिद साहब, सीनियर सहाफ़ी हैं, तज्ज़ियाकार हैं। शहर क़ायद कराची से सायरा बानो, सियासी रहनुमा, हमारे साथ मौजूद हैं, जबकि शहर इक़्तिदार से मज़हर बरलास, सीनियर सहाफ़ी और तज्ज़ियाकार हमारे साथ मौजूद हैं। जैसा कि मैं स्टोरीज़ आपके साथ शेयर कर चुकी हूँ, तो सबसे पहले जिस मौजू पर हम बात करने जा रहे हैं वो ये बड़ी खबर है जो दी जा रही है कि KP में हुकूमत का तख्ता उलट दिया जाएगा। एक तरफ पाकिस्तान तहरीके इंसाफ की जानिब से मुहर्रम के बाद तहरीक चलाने का दावा किया जा रहा है। गवर्नर फैसल करीम कुंडी की जानिब से ये कहा गया कि उनके पास नंबर्स पूरे हो सकते हैं और जब वो नंबर्स पूरे हो जाएं तो वो KP में अपनी हुकूमत बनाने में कामयाब हो सकेंगे। इस खबर की तफसील कुछ इस तरह से है कि एक तरफ तो तहरीक का ऐलान किया जा रहा है, जबकि दूसरी तरफ हुकूमत गिराने की भी तैयारी है। इसी बीच नवाज शरीफ की अडियाला जेल में मुलाकात की खबरें भी गर्दिश कर रही हैं, लेकिन गंडापुर कहते हैं कि जो मुल्क को चला रहा है उसी से मुज़ाकरात करेंगे, मगर हुकूमत तहरीक इंसाफ को सियासी बातचीत का मशवरा दे रही है। मुज़ाकरात, हुकूमत गिराने की तैयारी या तहरीक की तैयारी, मुहर्रम के बाद सियासी सूरत हाल क्या होगी? आर या पार, कौन सी तहरीक कामयाब होगी? हुकूमत की जानिब से अदम एतमाद की तहरीक या फिर PTI की सियासी तहरीक? तो इसी खबर पर गुज़िश्ता रोज़ हमारी गवर्नर KP फैसल करीम कुंडी से तफसीलन बात हुई, उस पर उनका क्या कहना था, एक नज़र उस पर डालिए। अली अमीन की जानिब से कहा जा रहा है कि आप हुकूमत को तब्दील नहीं कर सकते और वो चैलेंज करते हैं कि आप तो काउंसलर का इलेक्शन भी नहीं लड़ सकते, तो आप हुकूमत को किस तरह टॉपल करेंगे? अगर उनको इलेक्शन लड़ना है तो फिर वो रिजाइन कर दे, मैं भी कर देता हूँ, फिर इलेक्शन लड़ लेते हैं और फिर देख लेते हैं कौन क्या जीता है। उनका कयासराइयाँ की जा रही है कि इसमें ही कहीं आपको इस बारे में कहा गया कि KP गवर्नमेंट को टॉपल किया जाए। मुझे वज़ीर-ए-आज़म ने बिल्कुल नहीं कहा कि आप जाकर KP हुकूमत टॉपल कर दें या आप जाकर कुछ ऐसा काम करें। मैं कहूँ जब नंबर पूरे होंगे तो बात होगी ना। मज़हर बरलास साहब क्या देखते हैं? शुक्रिया मुनीज़े, आपकी जो बातें हैं, जो इब्तदाई आपने बातें की हैं, उसमें 3 चीज़ें हैं। एक तो मुज़ाकरात की बात हुई है, एक हुकूमत को हटाने की KP, और तीसरी बात जो है वो तहरीक के हवाले से हुई है। तीनों बातें चल रही हैं, हम भी सुन रहे हैं, लेकिन मुझे ये इसका जवाब पहले देना होगा अपोजिशन को, जो KP में अपोजिशन है, यानी जो हुकूमत है इस वक्त वफाक में और सिंध और बलूचिस्तान और पंजाब में, कि जब पहले रजीम चेंज हुआ था तो उस वक्त पैसे बाहर से आए थे और फिर इन्होंने तकसीम किए थे आपस में। अब पैसे कहाँ से आ रहे हैं जो तकसीम किए जाएंगे और KP में एक हुकूमत जो है गिराई जाएगी। दूसरा, वहाँ हुकूमत गिराना इसलिए मुश्किल है कि वो जो लोग जीत कर आए हैं वो अपने वोटों से तो जीत कर नहीं आए, उनको एक ख़ास शख्सियत की वजह से वोट पड़े, उनके नाम पे वोट पड़े और मुख्तलिफ़ निशानों पे वोट पड़े, तो वो तो खालिस्तान एक नज़रिए पे जीत के आए, उनके लिए छोड़ना मुश्किल है। और KP में अगर उन्होंने अपनी सियासत किसी ने भी ज़िंदा रखनी होगी तो उसके लिए अपनी पार्टी को छोड़ना ऐसे ही है जैसे वो आग का दरिया पार करे। अब आ जाइए मुज़ाकरात की तरफ। देखिए, ये जो मुज़ाकरात की बातें हैं ना, जो मियाँ नवाज़ शरीफ करने जा रहे हैं, फ़लाँ करने जा रहे हैं, मियाँ नवाज़ शरीफ तो मेरा ख़्याल है आप सियासत में आउट हो चुके हैं सियासत से। ठीक है, उनके भाई वज़ीर आज़म हैं, उनकी बेटी बड़े सूबे की वज़ीर आला हैं, ठीक है, लेकिन मियाँ साहब की सियासत में वो अहमियत और हैसियत नहीं रही जो कभी हुआ करती थी। अब वो बेचारे कबूतरबाजी करते हैं। रायमंड में सुना उन्होंने बहुत से कबूतर रखे हुए हैं, दाना शाना डालते हैं, उडारियाँ देखते हैं। वो जो ग्वाल मंडी के उनके बचपन पे के शौक़ थे वो अब पूरे हो रहे हैं। अब तीसरी आ जाइए तहरीक की तरफ। अच्छा, जो तहरीक के लिए इन्होंने दिन चुने हैं, एक तो मौसम, जी मौसम उसमें रुकावट बनेगा यकीनन। ये मानसून का मौसम है
और हबस का मौसम है और गर्मी का मौसम है, तो तहरीक के लिए ये मौसम तो मुनासिब नहीं होगा। अच्छा, हैरत की बात है। बल्ला साहब, बाकी की बात जब डिबेट ओपन होगी आप कर लीजिएगा। क्या तहरीक की रुकावट इस किस्म के मौसम बन सकते हैं? मुझे हैरत हुई है जानकर, क्योंकि एक इरादा होता है, उसको इन मौसमों से क्या फ़र्क पड़ता है। लेकिन आपने जहाँ मियाँ साहब की बात की, हम पूछ लेते हैं शहजाद हुसैन भट्ट साहब से। शहजाद साहब, आप मुझे बताएं, आपको क्या लगता है कि मियाँ साहब की बड़ी बाज़गश सुनाई दे रही है कि मियाँ साहब जाएंगे, कोई बात हो सकती है। कई सियासी रहनुमा कह रहे हैं कि बिल्कुल उनका कोई ताल्लुक नहीं है इस पूरी सूरत हाल में। क्या वो कोई किरदार अदा कर सकते हैं? शुक्रिया मुनीज़े, आपने 2 टॉपिक पर बात की है। मैं पहले एक एक करके इसका जवाब दे देता हूँ। पहली बात तो ये है कि हुकूमत गिराई जा रही है। मैंने कल भी प्रोग्राम में कह दिया था कि इतने से 18-20 अफराद हैं जिनको हम कच्चे धागे की तरह सलम ले आएंगे, या पैसे दे के ले आएंगे, या खुद ही आ जाएंगे। कबूतर आए थे। ये आजकल जो भाई बात कर रहे हैं ना कबूतरों की, मियाँ नवाज शरीफ कबूतर उड़ा रहे हैं, ये सिर्फ इसलिए कर रहे हैं कि इनको खौफ है कि कबूतर इनके पिंजरे से उड़कर 18 कबूतर उड़कर KPK से उड़ रहे हैं, और वो पंजाब के भी दौरे करते हैं। अल्लाह का वास्ता सानू ले लो। कौन से 18 हैं? वो बात की बातें हैं ना, 1.5 मिनट पूरा होने दिया करे। एक बात। दूसरी बात, 18 कबूतर, ये कबूतरों का मसला सिर्फ ये था। आगे चलता हूं, टाइम थोड़ा है। अब सवाल ये है, आर या पार, मुहर्रम के 10वीं मुहर्रम के बाद जनाब हो जाएगा, काम हो जाएगा। पार्टी क़यादत को इतला देती है 10 मुहर्रम के बाद इमरान खान ने कह दिया, ये हो गया वो हो गया। और यार मुख्तसरन ये है कि इमरान खान ने कह भी दिया तो कोई बात नहीं, एक एहतजाज छोटा सा होगा। रही बात दूसरी जगहों पे, जो एहतजाज होगा लेवल का होगा। माजरत चाहता हूं, ज़िले लेवल का एहतजाज जो है वो होगा, और वो बस छोटा सा एहतजाज हो जाएगा। आखिरी 2 लाइनें मैं ये समझाना चाहता हूं आपको कि ये कुछ लोग हैं, पता नहीं ये कौन लोग हैं, जो कहते हैं नवाज शरीफ जेल को मिलने जा रहा है, रात दुखाबंदी है, नवाज शरीफ जेल मिलने जा रहा है, चौधरी निसार वो कर रहा है। सब झूठ गंडेरियां, सिर्फ सोशल मीडिया पर डॉलर कमाने के लिए ये लोग ये सारी बेपरखी उड़ा रहे हैं। अगर ऐसी बात होती भट्ट साहब, अब आपका वक्त मुकम्मल हो गया है, तो इसलिए अब आप मेरे इन सवालात का जवाब भी दीजिएगा कि आप कह रहे हैं कि ये ज़िले जो भी आप कहना चाहते थे उस सतह का एक एक्सप्रेस किया जाएगा, पावर शो किया जाएगा, और इससे किसी को कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो फिर ये स्टेटमेंट ही क्यों सामने आया था कि हम KPB में गवर्नमेंट आपकी ख़त्म करने का इरादा रखते हैं या इख्तियार रखते हैं या कर सकते हैं? यकीनन ये किसी बौखलाहट और घबराहट की वजह से ये बयान आया था, अदरवाइज ये हो नहीं सकता। प्रैक्टिकली आपके बास्केट में इस तरह के कोई भी आदादो शुमार नहीं है। 2 बातें हैं, एक होता है ट्रक की बत्ती के पीछे लगाना, दूसरी बात होती है कि खालानात एक मासीदा पुत्र है, एक गवर्नर है, एक KP के है, उनकी आपस की चपकलश है, वो एक दूसरे के खिलाफ गलीज जबान इस्तेमाल कर रहे हैं। पंजाब का वफाक का कोई बंदा नहीं कर रहा। आखिरी एक बात याद रखिएगा, कल भी कहा था सेनेट का इंतखाब, सेनेट में सीटें लेके जानी है, और KP को समझ ही नहीं आनी कि सेनेट की सीटें, ये कबूतर कहाँ गए? अब कबूतरों की खेड होगी। पता नहीं ये कौन से कबूतर हैं सायरा जी। शहजाद हुसैन भट्ट साहब को तो दिन में कबूतर नजर आने शुरू हो गए हैं, जबकि बास्केट में कुछ नहीं है। आप मुझे बता दें, क्या जो ये सोच रहे हैं ऐसा कुछ है, या जैसा गवर्नर KP सोच रहे हैं, या जैसा अली अमीन की तरफ से बयान दिया जा रहा है? किसकी बात का हम यकीन करें, एतबार करें, नंबर्स को जहन में रखते हुए? अस्सलाम वालेकुम। दिन में कबूतर तो नहीं, लेकिन शायद बहुत जल्दी दिन में तारे दिखना शुरू हो जाएंगे। वो गवर्नर और KP के एक ही सूबे के हैं और एक दूसरे के बारे में जुबान इस्तेमाल करते हैं। जो गवर्नर है उसकी जो नुमाइंदा जमात है वो वफाक में उनकी इत्तेहादी है, उनके वोट के ऊपर आप लोगों का बजट पास होता है और ब्रूट मेजोरिटी का बंदोबस्त करते हैं, और 26 में आईनी तरमीम आती है। तो बाकी बस आपके सामने ही है। आपका और मेरा ध्यान जो अवामी मसाइल हैं उन पर से हटाने के लिए, और जिस किस्म के फुटेजेस आते हैं जिलों के, मतलब सूबों के, कि आज एक देखा था कि पंजाब में कैसे वो एक खातून वो लोडर रिक्शे पे लाश रख के लेके जा रही थी, लेकिन तरक्की नजर आती है भट्ट साहब को, तरक्कियां हो रही हैं, लैपटॉप बट रहे हैं, अरके गुलाब से सड़कें धुल रही हैं। तो असल मसाइल की तरफ आए। ये अगर उनका दिल हुआ कि हुकूमत रहे तो रहेगी, नहीं हुआ एक अब्रो ये कहते ना कि जुम्बिश से चाहेंगे, तो फिर वो कौल भट्ट साहब के कबूतर, वो कहते ना जो परिंदे हैं वो हिजरत करेंगे, घोंसले बदलेंगे, और ये होता आया है।
मैं तो जब से आँख खोली है और जब से शऊर आया है तब से यही होता है। लेकिन सायरा जी, देखना ये है कि ये हिजरत करने वाले कबूतर कौन सी जमात से हैं, अभी इस चीज़ का फैसला हो नहीं पाया है, क्योंकि ऑपोजिशन इस वक्त खुद भी ऑपोजिशन को तो एतमाद है, लेकिन हुकूमत केपी में हमें थोड़ी कंफ्यूज दिखाई दे रही है। मैं चाहती हूँ सलमान आबिद साहब से भी पूछ लें। सर, आप मुझे बताएं, जो क्राइसिस इस वक्त हम देख रहे हैं, क्या नवाज शरीफ साहब, क्योंकि उनका नाम सुनाई देता है, वो ये सलाहियत रखते हैं कि इस क्राइसिस को ख़त्म कर सकें? देखें, जो इस्लामाबाद में एक सियासी पुतली तमाशे का खेल जारी है, इसमें तरह तरह की खबरें भी आती हैं और हम सब उसके ऊपर जाके बैठ जाते हैं कि जनाब ये होने वाला है। नवाज शरीफ साहब जब करने का वक्त था उस वक्त तो उन्होंने कुछ किया नहीं। अब भाई को प्राइम मिनिस्टर बना दिया, बेटी को चीफ मिनिस्टर बना दिया। वोट को इज्जत दो का बयानिया तो खुद उन्होंने अपने हाथों से दफन किया है। अब वो क्या रोल प्ले करेंगे, क्या रोल प्ले नहीं करेंगे, ये तो देखा जाएगा। लेकिन जब वो कहते हैं ना कि वो नवाज शरीफ साहब जाएंगे अडियाला जेल में मिलने के लिए बानी पीटीआई को, तो पहले बानी पीटीआई से तो पूछ लें कि वो उनसे मिलना भी चाहते हैं या नहीं मिलना चाहते। ऐसे ना हो कि उनको खफगी का सामना करना पड़े। जी जी, देखिए, बात यह है कि भट्ट साहब ने तो इतराफ़ कर लिया कि कबूतर उड़ेंगे, तो जब कबूतर उड़ेंगे, और क्योंकि मुस्लिम लीग नून को वसी तजर्बा है कबूतर उड़ाने का माशाल्लाह, और वो कबूतरों की बुनियाद के ऊपर हुकूमतें तब्दील करती रही है और बनती रही है, पीपल्स पार्टी भी। लेकिन अब बात यह है कि जब ये कबूतर उड़ाएंगे और एक दूसरे की जमातों के अंदर से लोगों को तोड़ेंगे, तो ये मुफ्त में खेल तो नहीं होगा ना। वो जो भाई बरलास साहब ने बात की, फिर पैसा लगेगा, और जब पैसा लगेगा तो मंडी लगेगी, जब मंडी लगेगी तो लोग बिकेंगे, जब लोग बिकेंगे तो इसका मतलब है कि हम अपनी सियासत को खुद अपने हाथों से आलूदा करने की कोशिश कर रहे हैं। तो आप बदल लें हुकूमत जिसको शौक है, लेकिन मैंने कल भी ये कहा था कि अगर केपीके की हुकूमत बदलेगी तो ये पूरा सियासी निज़ाम लपेटा जाएगा। ये मैं आपको लिख के देने के लिए तैयार हूं, क्योंकि ये रुकेगा काम नहीं। फिर आप एक रिएक्शन की पॉलिटिक्स में जा रहे हैं, माजराई की पॉलिटिक्स में जा रहे हैं। और तीसरी बात यह है कि जो पीटीआई के एहतजाज की बात है, पहले पीटीआई अपने दाखिली मामला तो दुरुस्त कर ले। वहाँ जो मुख्तलिफ किस्म की बोलियां बोली जा रही हैं, जो मुख्तलिफ किस्म की आवाज़ें आ रही हैं, जो मुख्तलिफ किस्म का तनाव है पार्टी के अंदर, जो टकराव है माजराई, और फिर उनको इसके पार्टी के बुरान के अलावा रियासत का, हुकूमत की तरफ से भी मुश्किलात का सामना है। जहां वो जलसा करने जाते हैं, जहां वो जलसा करने की कोशिश करते हैं, वहां दफा 144 लग जाती है, वहां कानून हरकत में आ जाता है, वहां तमाम इदारे हरकत में आ जाते हैं। तो इसलिए मुझे लगता यह है कि अभी फौरी तौर पर पीटीआई की ख्वाहिश हो सकती है, बानी पीटीआई की ख्वाहिश हो सकती है कि एक बड़ी तहरीक चला सके, लेकिन मुझे लगता नहीं है कि वो कोई अवामी बड़ी तहरीक फिलहाल मौजूदा सूरत हाल में चला सके। सलमान आबिद साहब, डिबेट ओपन करना चाहती हूँ, और बरलास साहब, सवाल ये है कि एक तरफ मुहर्रम के बाद तहरीक चलाने की बात कर रहे हैं, दूसरी तरफ कहते हैं कि ख्वाह नहीं है हुकूमत से बात करने के, खा वो नवाज शरीफ साहब हों या चौधरी निसार हों या जितने भी हमें नाम सुनाई दे रहे हैं, वो किसी से बात करने का ख्वाह नहीं है। बात वो वहाँ करना चाहते हैं जहाँ बात करने का कोई फ़ायदा भी हो। तो बरलास साहब, बात करना और तहरीक चलाना, ये दोनों काम एक साथ कैसे होंगे? नहीं, दोनों काम एक साथ हो सकते हैं। तहरीक तो प्रेशर के लिए होती है, और ये देखिए, ये जो भट्ट साहब ने भी बात की ना कि जी छोटा सा एहतजाज होगा, भाई अगर छोटा एहतजाज है तो आप लोगों को मुसीबत क्यों पड़ी हुई है, क्यों डरे हुए हैं, क्यों खौफजदा हैं? दूसरी बात, ये जो मुज़ाकरात तो ताकतवरों से करने चाहिए, जिनकी हैसियत ही कोई नहीं, उनसे क्या मुज़ाकरात करने चाहिए। और ये जो बंदे तोड़ने वाली बात है ना, ये दोनों पार्टियाँ, PMLN और पीपल्स पार्टी, कोई छांगा मांगा की मंडी आपको याद होगा, बड़ी मशहूर थी, वहाँ लगी थी। कोई अभी पीछे 2 साल 3 साल पहले सिंध हाउस में मंडी लगी थी। तो ये दोनों पार्टियाँ माहना ख़रीदो फरोख्त की, और सच्ची बात है कि पैसा लगता है, और इस ख़रीदो फरोख्त में सियासत को गंदा किया है, लोगों की ज़मीर फरोशी जो हुई है, इसमें जमहूरियत का नुकसान हुआ है। ये दोनों पार्टियाँ लगाएं जी पैसा, लेकिन पैसा अभी नहीं है। जो काम केपी में आप करने जा रहे हैं ना, मेरी एक इत्तला ये है कि वही काम आसिफ अली जरदारी वफाक में करने जा रहे हैं, और उनका नून लीग के छाबे में हाथ है। अच्छा, ठीक है, तो फिर तो हमें शहजाद भट्ट साहब को भी खबरदार कर देना चाहिए। भट्ट साहब, देखें, आपके घर में और मेरे घर में जो छोटा एक मुन्ना सा बेबी है ना, जब वो रोता है तो उसको एक छोटा सा बबलू सा दे देते हैं, खरगोश सा, वो उसके साथ खेलना शुरू कर देता है और रोना बंद कर देता है। अब ये नवाज शरीफ जेल जा रहा है, खेलते रहो, केपीके की हुकूमत कर रही है, रोंदे रहो। और यार ये बेफजूल बेपरखी है यार, इसमें कोई बात ही नहीं है। जब जाकर डी चौक में बैठोगे, जब जाकर 9 मई करोगे, जब जाकर
तमाम इमलाक को नुकसान पहुंचाओगे। जब पंजाब असेंबली में आकर किताबें मुंह पर मारोगे, चीजों को तोड़ोगे, तो क्या अदारे खामोश रहेंगे? अदारे तुम्हें पाबंद सलासल नहीं करेंगे। जाके देखिए अलीमा बाजी का आज का बयान पढ़ ले। और जो मैं जलई की बात कर रहा था ना कि जलई एहतजाज होंगे, वो 8 या 10 अफराद आएंगे और आके चले जाएंगे। ये वक्त नहीं है भाई एहतजाज का। बरलास भाई ने मेहरबानी करके खुद फरमा दिया है कि ये मौसम ही नहीं है। तो फिर इमरान खान जेल में बैठा बेचारा की कर रहे हैं। अच्छा ठीक है सायरा जी, आप मुझे बताएं कि पुरअमन एहतजाज करना तो पाकिस्तानियों का हक है, तो शहजाद भट्ट साहब इस हक को किस तरह तल्फ कर सकते हैं? शहजाद भट्ट साहब मॉडल टाउन भूल गए। शहजाद भट्ट साहब जो अदालतों पे हमला हुआ वो भूल गए। उसके बाद शहजाद भट्ट गुजरांवाला का जलसा भूल गए। अच्छी बात है, मैं तो ये सोच रही थी कि आपकी बात लिख ली है, क्योंकि ये वक्त का पहिया चलता है। आज जो ऊपर है वो कल नीचे होगा, कि ये तो इनके भी दामन पे वो बहुत ज्यादा है। और आपने कहा असेंबली में जो किया, उससे पहले 2018 की असेंबली में मैं भी थी, जो तूफान बदतमीजी वहां से होता था, जिस किस्म की जुबान इस्तेमाल होती थी, अपना वक्त भूल गए। समझ नहीं आ रही कि मतलब इस इल्जाम तराशियों की सियासत में कोई तो एक कदम पीछे हटाए, कोई तो मतलब इस चीज का वो करे कि इस मुल्क में जो अदम इस्तेहकाम सियासी है, मुआशी है, उसकी तरफ तो कोई देखे। मतलब सुबह उठते ही यही होती है, ये हुकूमत जा रही है। आज तक किसी भी हुकूमत ने मुद्दत पूरी नहीं की। देखिए बात यह है कि वफाकी हुकूमत जो है वो बरमला कहती है कि हम KPK की हुकूमत गिराना नहीं चाहते। अच्छा, अगर आप वाकई नहीं गिराना चाहते तो ये सारा सियासी एडवेंचर क्यों करते हैं? ये गवर्नर किसके कहने पे बातें कर रहा है मुझे बताइए? पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के वो नुमाइंदे हैं ना, और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के बड़े बड़े मरकजी रहनुमा रोजाना टॉक शो के ऊपर KPK की हुकूमत गिराते हैं। और जब ये नंबर पूरे करने की बात करते हैं तो नंबर कैसे पूरे होंगे? वो छांगा मांगा के थ्रू पूरे हो सकते हैं ना। देखिए बात सिंपल सी है, अगर वफाकी हुकूमत इस निज़ाम को चलाना चाहती है तो उसके लिए उसको पॉलिटिकल मैच्योरिटी दिखानी पड़ेगी। इमैच्योरिटी के साथ ये सिस्टम नहीं चल सकता। मैं फिर बार बार ये कह रहा हूँ। एक बात, दूसरी बात ये है कि देखिए डायलॉग जो है, डायलॉग आप चाहे पॉलिटिकल गवर्नमेंट से करें, चाहे आप इस्टेब्लिशमेंट से करें। अब PTI भी अपना एक फ्रेमवर्क लेके आए कि जनाब ये 4-5 बुनियादी नुक्ते हैं जिसके ऊपर हमने मुज़ाकरात करने हैं। अगर हुकूमत मुज़ाकरात करना चाहती है तो सौ बिस्मिल्लाह। लेकिन मैं फिर आपसे ये पूछता हूँ, क्या ये हुकूमत 9 मई के ऊपर अदालती कमीशन बनाएगी? क्या ये हुकूमत जो है जो 8 फरवरी के इंतखाबात के लिए इलेक्शन ऑडिट के लिए कमीशन बनाएगी? क्या ये हुकूमत जो है बाकायदा जो 26वीं तरमीम के जरिए अदालती निज़ाम को मफलूज किया गया है उसके ऊपर कुछ करेगी? क्या ये नए इंतखाबात का मुतालबा मानेगी? क्या वो बानी PTI और 9 मई के मुकदमात में जो लोग उसमें शामिल हुए हैं उनको गिरफ्तार किया गया, क्या उनको रिहा कर देगी? ये सब हुकूमत के इख्तियार में नहीं है, ये सबको पता है। मखसूस नशिस्तों वाला फैसला भी ले लें। और मैंने आपको कहा था कि इस वक्त हमने अदलिया को जिस वेंटिलेटर पे बिठाया हुआ है उससे आपने अपना पूरा अदालती निज़ाम जो है उसको दांव पे लगा दिया है। तो ये जो रियासत का निज़ाम है, ये जो हुकूमत का निज़ाम है, ये कैसे चलेगा मुझे बताइए। क्या कह रही है सायरा जी? मैंने कहा अदलिया से याद आया, आज ब्लैक डे है और आज एक जज के फैसले ने उस वक्त के मुंतखब वजीर आजम को सजा सुनाई थी मौत की। तो आज ब्लैक डे है। अच्छा, वेंटिलेटर पर जाने वाले लोग बहुत कम ही वापस आते हुए देखे हैं। और सलमान आबिद साहब जैसा कि कह रहे हैं कि पॉलिटिकल मैच्योरिटी दिखाने की ज़रूरत है, तो ये वाकई पॉलिटिकल मैच्योरिटी दिखाने का है। और अगर एक दूसरे की टांगें यूं ही खींचकर इक़्तिदार की हवस में आने की कोशिशें करते रहेंगे तो फिर तो निज़ाम तबाह हो जाएगा। कहा जाता है कि व्हाट गोज़ अराउंड कम्स अराउंड, इसको हमें भूलना नहीं है। एक ब्रेक पर चलते हैं, जिसके बाद वापस आएंगे और बात करेंगे। पाकिस्तान तैयार था, भारत मान गया, नायब आर्मी चीफ ने कट्टा खोल दिया। ब्रेक के बाद खुशामदीद। भारत को जो हजीमत उठाना पड़ी उस पर भारत के अपने ही अंदर से एतराफ़ सामने आ गया है। पाकिस्तान तैयार था और भारत ने ये मान लिया है। नायब आर्मी चीफ ने हकीकत से पर्दा उठा दिया है। इस खबर की तफसील कुछ इस तरह से है। डरते क्या ना करते, भारत ने आखिरकार पाकिस्तान के खिलाफ जंग में शिकस्त का एतराफ़ कर ही लिया। इंडिया के डिप्टी चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ लेफ्टिनेंट जनरल राहुल सिंह ने एतराफ़ किया है कि इस जंग के बाद जो सबक हमने सीखा वो C4ISR और सिविल मिलिट्री फ्यूजन के हवाले से है और इस हवाले से हमें बहुत कुछ करने की ज़रूरत है। C4ISR से मुराद कमांड, कंट्रोल, कम्युनिकेशंस, कंप्यूटर्स, इंटेलिजेंस, सर्वेलेंस और रिकनसाइंस होना होता है और इसे किसी भी फौजी ऑपरेशन की रीढ़ की हड्डी समझा जाता है। भारत को सिर्फ यही शिकस्त नहीं हुई बल्कि भारतीय आलमी सतह पर शशि थरूर की क़यादत में दुनिया को पहलगाम वाक़े के
सबूत फराहम करने में भी नाकाम हुआ है। तो मजहर बरला साहब, आप मुझे बताएं कि भारत बाज़ दफ़ा हमने देखा कि हजीमत उठाता भी है मगर एतराफ़ नहीं करता, लेकिन अगर डिप्टी आर्मी चीफ की तरफ से ये स्टेटमेंट सामने आ रही है तो फिर आलमी सतह पर जो शर्मिंदगी आज भारत उठा रहा है वो शायद उसने कभी ख्वाब में भी ना देखी हो। देखिए मुनीज़े, जिन दिनों में ये जंग जारी थी उन्हीं दिनों में बहुत सी बातें सामने आईं। कर्नल सोफिया कुरैशी ने कुछ बातों का इतराफ़ किया था, फिर जो मिलिट्री क़यादत थी भारत की उसने भी इतराफ़ किया था, भारत के अपोजिशन के लोगों ने बहुत इतराज़ भी उठाए थे और इतराफ़ भी किया था, यानी उनकी लोकसभा में और राज्यसभा में इतराफ़ किया गया। अब आ जाइए कि भारत के जो वो ख़ास वज़ीर हैं या बड़ी जो अस्करी क़यादत है वो खुलकर जो इजहार नहीं कर सकी थी वो अब कर रही है। मसलन जयशंकर इजहार कर रहा है, मसलन ये देखिए कि जनरल सिंह ने भी इतराफ़ किया और उन्होंने साथ चाइना और तुर्किया को भी मिला दिया कि वो पाकिस्तान के, और उन्होंने कहा जी हम 3 मुल्कों से लड़ रहे थे। चले, हमने तो कभी नहीं कहा कि इसराइली लड़ते हैं आके, फिजिकली उनके पायलट लड़ते हैं पाकिस्तान के ख़िलाफ़, एग्जैक्टली, या दूसरे ममालिक जो उनके साथ होते हैं वो लड़ते हैं, हमने कभी नहीं कहा। इसी तरह आप देखिए कि वहाँ के जो इंडियन एयर चीफ हैं उनको तो उन्हीं दिनों में उनकी पिटाई हुई थी जो हिंदू अफसरान ने की थी, जो जूनियर अफसरान थे एयरफोर्स के, इंडियन एयरफोर्स के, उन्होंने कहा था कि ये सिख है तो इसलिए उसकी पिटाई की गई थी। वो बात आ जाती है, बातें तो बाहर आ जाती हैं छुप। अब हजीमत जो हुई है, जंग में हजीमत हुई, सफारतकारी में हजीमत हुई और इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में भी इंडिया की वो अहमियत नहीं रही जो कभी थी। 3-4 महाजों पे शिकस्त के बाद अब उनकी अस्करी क़यादत इस तरह के इतराफ़ कर रही है कि जनाबे वाला चाइना की टेक्नोलॉजी थी, चाइना ने हमें इधर आजमाया, टेस्ट किया, लेबॉर्ट्री बनाया और तुर्किया वालों ने ये किया। ओ भाई, आपकी जगह ही नहीं है खित्ते में, आप ऐसे ही ताकत बने फिरते थे, आपकी ताकत तो सारी ख़त्म हो गई, आपको 4-5 महाजों पर शिकस्त का सामना करना पड़ा। और जो एक नया ब्लॉक बन रहा है जिसमें चाइना, पाकिस्तान, रूस, तुर्किया, ईरान ये ममालिक शामिल होंगे, उससे आप अब खौफज़दा हैं। अब ये भीख मांग रहे हैं, ठीक है, किसी तरीके से ये भीख मांग रहे हैं, किसी तरीके से हमारी सुलह का कोई हाथ पकड़ ले इन एशियाई ममालिक में से, क्योंकि मगरबी ममालिक से पावर शिफ्ट हो रही है एशिया की तरफ। ठीक है, चूंकि मगरबी पावर को मिडल ईस्ट में भी नाच नचवाया है ईस्टर्न पावर ने और इंडिया में भी। तो आपका कहना है कि भारत को इस वक्त अपनी ही फिक्र लाहक है कि कोई उसको सपोर्ट करने के लिए आए। मुझे बताएं शहजाद हुसैन भट्ट साहब, इस बात में कितनी सदाकत है कि पाकिस्तान ने भारत को एक लाइव लैब की तरह इस्तेमाल किया और पाकिस्तान बाखबर था हर उस उड़ते हुए तैयारे के बारे में जो भारत में जिसका इंजन भी स्टार्ट होता था तो पाकिस्तान को पता होता था। ये देखिए, सबसे पहली बात है कि अल्हम्दुलिल्लाह खुशी का मौका है, जिंदा कौमें जो हैं वो अपनी फतह का जश्न जो है वो फ़ख्र से मनाती हैं। आज आपके टॉपिक रखने का मकसद भी ये है कि हम तो पहले ही कह रहे थे कि ये जनाब जंग जीत गई, भारतीय जो मीडिया था वो नीस्तो नाबूद हो गया, शर्मसार हो गया। लेकिन अब बात क्या है? अब बात ये है कि आर्मी, भारतीय डिप्टी आर्मी चीफ लेफ्टिनेंट जनरल राहुल सिंह, उसने जो बात की है, दो लाइनें बड़ी अहम बोली हैं उसने। पहली लाइन तो उसने कहा है कि पाक फ़ज़ाइया की इलेक्ट्रॉनिक जंगी सलाहियतें ख़ास तौर पर ऑपरेशन संदूर के दौरान बेमिसाल थी। एक बात उसने ये कही और दूसरी बात उसने कही, एतराफ़ किया कि पाक फ़ौज के अल-फतह रॉकेट सिस्टम ने भारतीय फौजी अड्डों को शदीद नुकसान पहुँचाया है। अच्छा, ये एक्नॉलेजमेंट है। इसके साथ मैं आपको मुनीज़े खबर दे दूँ, यहाँ मेरे जो बलूचिस्तान के ज़राए हैं वो ये कह रहे हैं कि इस वक्त BLA को स्पॉन्सर करना भारत जो है वो अब पीछे हट रहा है। भारत को समझ आ गई है कि ये जो मैं पैसे देकर फसाद दिलवा रहा हूँ और BLA को इस्तेमाल कर रहा हूँ और बलूचिस्तान में अनारकी फैला रहा हूँ, KPK में मैं कुछ बंदों को खरीदो फरोख्त करके मुल्क के खिलाफ भड़का रहा हूँ, उससे ये खुशाइन बात है कि BLA के बंदों से अब वो पीछे हट रहा है। लेकिन आखिरी फिक्रा ये है
कि एक दूसरे का कोई फायदा नहीं है। भारत के साथ जंग हो या मैं कहूं जी वो जलीलो ख्वार हो गया है, मैं नहीं कहना चाहता कि वो दोबारा आएगा बाहर का इलेक्शन, लंबी बात हो जाएगी, प्रोग्राम में वक्त कम है। मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूं कि हमें अच्छे हमसायों की तरह रहना चाहिए और दहशतगर्दी को मिलकर कंट्रोल करना चाहिए। सायरा जी, आप इस पर क्या कहती हैं? आपने भी देखा कि जो डिप्टी चीफ हैं इंडिया के, वो अब एतराफ़ कर रहे हैं, कबूल कर रहे हैं कि पाकिस्तान उनसे बहुत बेहतर है टेक्नोलॉजी के एतबार से, खा वो जंगी टेक्नोलॉजी हो या 5th जनरेशन वॉरफेयर भी हो, तो पाकिस्तान अब सबकत ले जा चुका है। चलिए शुक्र है वो माने तो सही। वो कहते हैं ना कि वो खसियानी बिल्ली खंबा नोचे, पहले तो वो मान ही नहीं रहे थे कि उनका इतना नुकसान हुआ या ये जो ऑपरेशन या इसमें पाकिस्तान को पता नसीब हुई। चले अच्छी बात है। वो कहते हैं कि दुनिया से हजीमत उठाने के बाद आखिरकार सच उनके मुंह से निकल आया। अल्हम्दुलिल्लाह हमारी जो एयर फोर्स है उसने वो कहते हैं कि बेमिसाल कामयाबी समेटी और अल्हम्दुलिल्लाह आगे भी इसी तरह हर मुहाज के ऊपर इंशाअल्लाह ताला फतेह हमारी होगी। बट साहब ने कहा अच्छे हमसाये की तरह रहना चाहिए। हम तो रहना चाहते हैं, वो नहीं रहना चाहता। पहले वो कहते हैं ना कि पुलवामा अटैक और फिर ये फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन, तो वो उनको ये चीज़ें हजम नहीं होती। तो अल्लाह करे समझ आ जाए। और वो कहते हैं कि इस खिते के मुस्तकबिल के लिए पुरअमन जो कहते हैं ना हमसाए बहुत ज़रूरी है। राइट पे हमारे ये उधर अफगानिस्तान, बस अब हमें जो तवज्जो देने की ज़रूरत है ये जो मुल्क में ये जो अभी कहा बरलाल साहब ने भी और भट्ट साहब ने भी, ये जो प्रॉक्सी वॉर का है उसका दिया पांचा करना चाहिए। बाकी ठीक है सायरा जी, आपका पॉइंट आ गया है। अब मेरे पास जो सवाल है ना सलमान आबिद साहब आपसे, वो ये आप मुझे बता दें कि पाकिस्तान अगर इतना ही कामयाब था, पाकिस्तान को लाइव मतलब एक पूरे तरीके से भारत का नक्शा नज़र आ रहा था कि भारत में क्या हो रहा है, उसके बाद जो पाकिस्तान की तरफ से एक कैलकुलेटेड रिस्पॉन्स किया गया, इसकी हिकमत क्या थी? पाकिस्तान ने सोच समझकर सिर्फ टारगेटेड ऑपरेशन किया, वरना अगर पाकिस्तान चाहता तो पूरे भारत की ईंट से ईंट बजा सकता था। देखिए, पाकिस्तान ने तो पहले से तय कर लिया था कि उसने खुद से कोई इनिशिएटिव नहीं लेना, जंग में पहल नहीं करनी और भारत के रिस्पांस के अगेंस्ट में एक अपना रिस्पांस देना है। और उसमें भारत ने जो सियासी एडवेंचर किया, जो मुहिम जोई की जंग की सूरत में, उसका खमियाजा तो उसको एक बड़ी भारी कीमत ना सिर्फ भारत के अंदर बल्कि आलमी दुनिया में देनी पड़ रही है। आलमी दुनिया में भी इसका कोई इतराफ़ नहीं किया गया कि भारत का मौक़िफ़ दुरुस्त था। पहलगाम के वाक़े के ऊपर वो भारत जो है आलमी दुनिया में कोई शवाहिद नहीं पेश कर सका। फिर अपनी सफारती महाज पे जो उसने अपनी पूरे पार्लिमानी वफूद तश्कील दिए, वो दुनिया को उस तरह से कायल नहीं कर सके। और फिर पाकिस्तान की बर्तरी का जो पहलू था वो इंटरनेशनल मीडिया के अंदर भी आया। तो मैं ये समझता हूँ कि बुनियादी तौर पर पाकिस्तान का रिस्पॉन्स जो है वो बड़ा कैलकुलेटेड था और बड़ा जिसे कहते हैं ना टारगेटेड था कि जिस जगह पर हमने अपना अटैक करना था हमने वहाँ पर अटैक किया। हमने कुछ सिविलियन आबादियों में अटैक नहीं किया। हमने भारत पर अपनी बर्तरी भी साबित की, मीडिया के महाज पे भी, सियासी महाज पे भी, सफारती महाज पे भी, आलमी दुनिया के अंदर भी। तो मुझे ये लगता है कि भारत के अंदर जो इस वक्त साइकोलॉजिकल वॉर है वो पाकिस्तान के अगेंस्ट है। और मैं भट्ट साहब की इस बात से इतराफ़ नहीं करूँगा कि भारत ने यह तय कर लिया कि वो बलूचिस्तान में कोई प्रॉक्सी वार नहीं लड़ेगा, उसने तय कर लिया कि वो खैबर पख्तूनख्वा में कोई प्रॉक्सी वार नहीं लड़ेगा, उसने तय कर लिया कि वो VLA का साथ नहीं देगा। जहां जहां पाकिस्तान दुश्मनी का कोई कॉन्टेक्स्ट होगा आप देखिएगा कि भारत उसमें लीड करता हुआ नजर आएगा, क्योंकि भारत ने अब ये तय करना है और तय कर लिया अपनी हिकमत अमली के अंदर जो प्रॉक्सी वॉर है उसमें और ज्यादा शिद्दत पैदा करनी है और उस पर वो इन्वेस्टमेंट करेगा। वो ये इन्वेस्टमेंट करेगा कि उसको पता है कि पाकिस्तान के दाखिली मामलात में जो कमजोरियां हैं उसका फायदा जो है वो भारत को सलमान आबिद साहब, लेकिन भारत को ये बात भी मानना होगी कि पाकिस्तान खित्ते में अमन का ख्वाह है और पाकिस्तान ने भारत को नाको चने चबवा दिए। देर आयत दुरुस्त आयत भारत की तरफ से चलें, एतराफ़ तो कर लिया गया। लेकिन मैं ये बता दूं कि एक किताब है राइज एंड फॉल ऑफ ग्रेट पावर्स, उसमें ये कहा गया है कि आप अपने मुल्क का सरमाया अगर जंग के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं तो ये भी यकीनी बनाएं कि आप उससे मुल्क की मईशत को आगे बढ़ाने के लिए कितना काम कर रहे हैं, क्योंकि मुल्क वही तरक्की करता है जिसकी मईशत भी बेहतर होती है। हमें एक ब्रेक की तरफ जाना है, वापस आएंगे तो इसी हवाले से हमारा एक सेगमेंट हम उस पर बात करेंगे। गरीब अवाम के अमीर हुक्मरान, अजब अयाशी की गजब दास्तान। कुछ बात करते हैं गरीब पाकिस्तानियों के अमीर हुक्मरानों की जिनकी तनख्वाहें उनको मौसूल हो गई है। आपकी याद दहानी के लिए इसका वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान की तरफ से नोटिस भी लिया गया था। इस खबर की तफसील कुछ इस तरह से है। रवा माली साल 2025-26 के शुरू होते ही मुल्क में महंगाई ने भी सर उठाना शुरू कर दिया है।
हालिया एक हफ्ते के दौरान मुल्क में हफ्तावार महंगाई में इजाफे की रफ्तार में 0.73% इजाफा हो गया और सालाना बुनियाद पर भी महंगाई में इजाफे की शरह 1.52% से बढ़कर 2.06% हो गई। जबकि दूसरी तरफ गरीब मुल्क के हुक्मरान तबके ने अपनी तनख्वाहों में 600% तक का इजाफा कर लिया। ज़राए से छपने वाली खबरों के मुताबिक स्पीकर कौमी असम्बली सरदार अयाज सादिक और चेयरमैन सेनेट यूसुफ रजा गिलानी ने अपने अकाउंट्स में 19,50,000 माहाना के हिसाब से 6 माह की तनख्वाहें मौसूल की हैं। बैरूनी कर्जों पर चलने वाले मुल्क के अमीर हुक्मरान क्या इखलाकी तौर पर इतनी खतीर तनख्वाहों के हकदार हैं? तो मैं चाहती हूँ सायरा बानो साहिबा आप हमें ये बता दें कि जहाँ पर आवाम का गुजारा करना मुश्किल हो रहा है, उनको 2 वक्त की रोटी नहीं मिल रही, कहने को तो ये वो बात है जो हर कोई कहता है, घिसा पिटा जुमला है जो मैं बोल रही हूँ, लेकिन आप मुझे ये बता दें कि वो पाकिस्तानी जो 2 वक्त की रोटी नहीं ले पा रहे, उनको घर पर बिजली मुकम्मल नहीं मिल रही, लोड शेडिंग हो रही है, फिर पेट्रोल प्राइसेस में इजाफा हो रहा है, वहां पर आप देखें कि अशराफिया को 6 माह की तनख्वाह एक साथ दी जा रही है, तो फिर इस तरह थोड़ी ना सिस्टम चलता है। जी, इनका मुल्क, इनकी मर्जी, इनका खजाना, इनकी मर्जी। आपने कहा 19,50,000 रुपए, ये जनवरी से तनख्वाहों का इतलाक हुए और मेरे ख्याल में 85 लाख रुपए इन दोनों साहिबान के अकाउंट में डाले गए। अल्लाह पाक इनको ये पूरी करवाए और हम कौम को ये तौफीक दे कि हम इन अशराफिया का पेट भर सकें। लेकिन इसमें 2 बातें हैं। आप पंजाब असेंबली को देख लें तो वहाँ पर जिस तरीके से स्टार्ट उन्होंने लिया कि जिस तरीके से तनख्वाहें बढ़ाई, फिर अभी आपने खबर सुनी होगी कि वो चीज़ से वो कहते हैं कि उसको एग्जेम्प्टेड कर दिया कि कोई मेंबर इजलास अटेंड करे या ना करे उसके पैसों की कटौती नहीं होगी। तो ये तो जो हुक्मरान बैठे हुए जो हम आपको और हमें भाषण देते हैं कि मुल्क डिफॉल्ट के खतरे में था, ये था, फिर वजीर खजाना कहते हैं कि ये जितनी भी बजट बनाया या बजट में जो सब्सिडीज दी हैं ये हमने कर्ज लेकर दी हैं। तो फिर ये तो अशराफिया को मैं कहती हूँ कि चुल्लू भर पानी अपने हथेली में रख लेना चाहिए इन बयान, ये तमाम चीजें करने से पहले। लेकिन आपने कहा कि कर्जे में डूबे हुए मुल्क के लिए अशराफिया की ये सारी, तो देखिए ये सिस्टम शुरू से ही ऊपर से लेके नीचे तक ऐसे गला सड़ा ये सब चीजें हैं। अगर हम दूसरी तरफ अपने जजेस की तनख्वाहें देखें तो इंसाफ की जो डिलीवरी है वो 0 है। फिर जिस वक्त हम लोग बाहर से मंगवाते हैं किसी इदारे का सरबराह, जैसे कि इलेक्ट्रिक में आए थे, फिर ये नेपरा में आए थे जिस वक्त मैं वहां पर थी, और फिर सब चीजें वो उनको तो डॉलर्स में पे किया जा रहा था। जैसे अभी यूटिलिटी स्टोर फंड ना होने की वजह से यूटिलिटी स्टोर बंद किया जा रहा है और उसके सामान की नीलामी की जा रही है। आप मुझे बताएं मुनीज़े, इसमें तो जितना बोला जाए उतना काम है, और जाहिर है थोड़ा सा हमें इखलाक के दायरे में रह के बात करनी पड़ती है, वरना ये जो हरकतें हैं इसमें इनके ऊपर इखलाक का कोई लफ्ज भी सादिक या हम लोग उसको इम्प्लीमेंट नहीं कर सकते। अच्छा, तो बस मेरे इस थोड़े कहे को बहुत समझे, क्योंकि उनको जो शख्स 3800 बिल के ऊपर उसका बाप जेल में हो, उस नौजवान लड़के ने तेजाब पी के खुदकुशी कर ली, जो शख्स अपनी छोटी बच्चियों की बालियां बेच कर बिल पे कर रहे हैं। हमारे वहां पर नवाबशाह, शहदादपुर, ये टंडो आदम, हर 4-5 महीने बाद कोई ना कोई नौजवान या कोई बाप घर के हालात से आके खुदकुशी करता है। उन तमाम चीजों को देखते हुए और इन 2 साहिबान, आपने कहा सरदार साहब इन आवाम की हड्डियों का गूदा नोच रहे हैं, बोटियां नोच रहे हैं। क्या कहूँ इनको मैं? पूछ लेते हैं ना, हुकूमत की तर्जुमान। अच्छा, नजर आती है। अगर आप कह रही हैं कि भट्ट साहब से पूछना है, सायरा जी हम भट्ट साहब से पूछ लेते हैं। भट्ट साहब, वो नोटिस लिया था वजीर आजम पाकिस्तान शहबाज शरीफ साहब ने, गालिबन उस नोटिस का क्या हुआ? हवा में उड़ गया? देखिए, मेरे इस प्रोग्राम में फेस टू फेस में 4 बंदे, आप समेत, आप भी शामिल नहीं थी, आप PTI की तर्जमान बन चुकी हैं और आपने ऐलान कर दिया है वाज़िया तौर पर। तो ठीक है, फिर इस मौके पर नून लीग को एक बंदे को बीइंग अ जर्नलिस्ट मुझे सपोर्ट करना मेरा कानूनी और आईनी हक बन जाएगा, क्योंकि प्रोग्राम को मैंने बैलेंस करना है। पहली बात तो ये है, इसलिए बकौल आपके जो आप फरमा रही हैं ठीक है। मैं आपके सवाल के जवाब पर आता हूँ। सवाल का जवाब आपका ये है कि इस वक्त तनख्वाहों की मामले में 21 लाख रुपए जो स्पीकर कौमी असम्बली है यूसुफ रजा गिलानी है, इनके साथ बड़ा जुल्म हो रहा है। यूसुफ रजा गिलानी को मैं समझता हूँ बाइस शर्म है
कि ये अगर वो इतने बड़े ख़ानदान से तल्लक रखता है, स्पीकर कौमी असम्बली सरदार याद सादक के लिए भी बाइस से शर्म है। मैं बिल्कुल कहने को तैयार हूँ, इसमें कोई शर्म की बात नहीं। ज़रा सोचे, वो शख्स जिसके पास महंगाई की वजह से बच्चे उसके भूखे सोए हो, उसके पास बस का किराया नहीं है, पेट्रोल डलवाने के पैसे नहीं है, जब आपके प्रोग्राम में खबर चलती है कि 21 लाख रुपया यूसुफ रजा गिलानी का जनाब ले गया वो, और जनाब 6 माह की तनख्वाह भी मिल रही है, ये इसमें कोई बात नहीं है कि दुख अफसोस का मसला है। लेकिन मैं यहाँ पर आखिरी फिक्रा आपसे ये कहना चाहता हूँ कि ये जो मेंबर पार्लियामेंट होता है, याद आया सायरा बानो आप भी मेंबर पार्लियामेंट थी ना, तो अगर इस मौके पर आप हो तो क्या आप ये तनख्वाह शहबाज शरीफ आपकी बाय फोर्स कर दे तो एक लेटर सरदार याद सादा की तरह लिख के मामला खत्म कर सकती हैं, या आप क्या करेंगी? अगर मैं उनकी जगह होती तो मैं अयाज सादिक की जगह होती या मैं सिर्फ मेंबर पार्लियामेंट होती? मुझे आपके सवाल की समझ नहीं आई। सरदार याद सादिक या यूसुफ रजा गिलानी की तर्ज पर आप उसकी सीट पर होती तो आप क्या करती? बाखुदा ये नहीं है कि मैं उस सीट पर नहीं हूं, मैं कभी भी ना लेती। मुझे बार बार कोई बात दोहराने की आदत नहीं है। मैं मतलब वो कहते हैं ना कि मुझे शर्म आ रही है, बट मैं सिर्फ आपकी याद दहानी के लिए कि जिस वक्त मैं चेयरपर्सन थी और एक मुझे फ्यूल कार्ड मिला था और मैं सिर्फ लॉजिस से एयरपोर्ट जाती थी और उस फ्यूल कार्ड मैंने उसको वहां पर वापस कर दिया। ठीक है सायरा जी, आपका पॉइंट आ गया है कि अपने हिस्से की क्षमा जलाए जाते हैं। सायरा जी, अब मुझे बरलास साहब की तरफ भी जाना है। बरलास साहब, आप मुझे बताएं, शहजाद हुसैन भट्ट साहब से जो सवाल किया था उन्होंने मुझे उसका जवाब नहीं दिया। शायद वो उस सवाल का जवाब दे नहीं सकते थे क्योंकि वजीर आजम पाकिस्तान की बात हो रही थी। अब आप मुझे बता दें कि जो नोटिस लिया था वजीर आजम साहब ने, किधर गया वो नोटिस? ये तो जवाब भी नहीं दिया। वो कोई ताकतवर आदमी नोटिस लेता तो बात होती। अब ये जो लोग हैं अशराफिया पाकिस्तान की, ना इनका अखलाकियात से कोई ताल्लुक है, ना इनका ज़मीर से कोई ताल्लुक है, ना खुदा खौफी से इनका कोई ताल्लुक है। ये बहुत बड़े और बेशर्म लोग हैं। इनके मुल्क में खुदकुशियाँ हो रही हैं, ये इनके और ये याशियाँ कर दिया जाए कार्रवाई से। नहीं, मुनीज़े बड़ा खुश होगी कि मैंने प्राइम मिनिस्टर का जवाब नहीं दे सका ना, तो वो तो गालियां निकलवानी चाहती है मुस्लिम लीग नून को। मुनीज़े आग लगवाना चाहती है, लगाए मुनीज़े लगाए। बात तो सुने, बात सुने। मैं सुन रही। इनके मुल्क में लोग बच्चे बेच रहे हैं, लोग खुदकुशियां कर रहे हैं, लोगों की जो किसी की मैयत है उसके लिए एम्बुलेंस मैसर नहीं, और लोगों के बच्चे मर रहे हैं, लोग बेचारे बिल अदा नहीं कर पा रहे, लोग गुजारा नहीं कर रहे, और कुछ ऐसे काम कर रहे हैं गुर्बत की आग बुझाने के लिए। मैं यहाँ प्रोग्राम में वो बयान नहीं कर सकता वो कौन से काम है। वो इन हुक्मरानों को शर्म नहीं आती? क्या फरमा रही हैं इनको ना इनके मैंने कहा इज्जतें नीलाम हो रही हैं। इज्जतें नीलाम हो रही हैं, ये कहना चाह रहे थे ना? आप यहाँ पर आकर देखिए रात को कराची में, मैं नहीं कहना चाहता कि ऐसे ऐसे काम हो रहे हैं। लोग अपने बच्चों की फीसें अदा नहीं कर रहे। वो इन पे जो ये कौन सी है या अशराफी है पाकिस्तान की, इन्होंने पाकिस्तान में जिंदगियां तंग कर दी। सलमान आबिद साहब की राय ले लेते हैं। सलमान आबिद साहब, राना सनाउल्लाह साहब ये कह रहे हैं कि 9 साल बाद ये तनख्वाहें बढ़ाई गई। ठीक है, बढ़ाई जानी चाहिए थी। बात ये है, सर सवाल ही नहीं सुन रहे। जी जी बताइए। सर मैं कह रही हूँ कि राना सना साहब कह रहे हैं 9 साल बाद ये तनख्वाहें बढ़ाई गई थी, बढ़ा लेते, मगर 600% थोड़ी ना बढ़ानी चाहिए थी। लेकिन अब बात सारी सिंपल है। एक और बात सुन ले, मेरे जुमले तो काट दिए जो कट रहे थे। मेरी बात तो सुन ले। हाँ बता दें, बदला साहब बोल तो सुन ले। बोले। पाकिस्तान में जुल्म यह है कि जिनकी तनख्वाहें ज्यादा हैं, जो अशराफिया के लोग हैं, उन्हें बिजली भी मुफ्त, उन्हें गाड़ी भी मुफ्त, उन्हें पेट्रोल भी मुफ्त, और जो गरीब है सारा बोझ उस पर डाल दिया गया। बात बदला साहब ये है कि पाकिस्तान का रियासती निज़ाम, पाकिस्तान का हुकूमती निज़ाम, पाकिस्तान का ब्यूरोक्रेटिक सिस्टम, ये इस नुक्ते के ऊपर मुत्तफिक है कि जितनी ज़्यादा मराहत हम अपने लिए ले सकते हैं और जितना आवाम को दबा सकते हैं हमें दबाना पड़ेगा। ये इस नुक्ते के ऊपर मुत्तफिक है। अभी मसला गिलानी साहब का नहीं है, मसला सरदार याद सादिक का नहीं है। मसला ये है कि आप ज़रा पार्लियामेंट के अरकान असम्बली जो है इनके मेडिकल बिलों का हाल देखें, जहाँ जाली बिलों के ऊपर जो है ना सारी कार्रवाइयाँ होती हैं। ये बैठी हुई हैं, इनको पता है सारी बातों का।
बात यह है कि यहाँ जो मरात याफ्ता रूलिंग एलीट तबका है, इसने तय कर लिया है कि इसने आवाम को कुचल कर अपनी अयाशियों का सामान इकट्ठा करना है। और ये इस बुनियाद के ऊपर अब मैं आपसे सवाल करता हूं, हम गिलानी साहब को गिला कर रहे हैं और अपना सरदार आज़ादी को गिला कर रहे हैं, भाई ये किस सिस्टम ने उनकी तनख्वाहें बढ़ाई हैं? उन्होंने खुद से तो नहीं तनख्वाह बढ़ा ली ना, उसमें सिस्टम का जिम्मेदार है। और सिस्टम क्या करता है? इधर से आपकी तनख्वाह बढ़ाता है और साथ ब्यूरोक्रेटिक जो है ना, वो ब्यूरोक्रेसी अपनी तनख्वाहें बढ़ाती हैं। यहाँ जिस किस्म की मरात आप हुक्मरानी के निज़ाम में दे रहे हैं, और कोई हुकूमत भी हो, चाहे वो पीपल्स पार्टी की हुकूमत है, चाहे वो पीटीआई की हुकूमत है, चाहे पीएमएलएन की हुकूमत है, चाहे किसी और की हुकूमत है, और रियासती निज़ाम के अंदर जो इदारे काम कर रहे हैं वो भी उठा के देख लें। यानी हम सब ने इसको लूट मार की एक मंडी बनाया हुआ है। हम गरीब आवाम के बारे में सोच नहीं रहे। जो वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट आई बरलास साहब, जिसमें 44.7% लोग अंडर द पॉवर्टी लाइन रहते हैं, जहां 36% लोग जो है अपना ज़रूरत के तहत जो खुराक दरकार है वो उनको मैसर नहीं है। लिटरेसी अभी आपने देख ली है, हेल्थ का निज़ाम अपना देख लिया है कि क्या इस मुल्क में चल रहा है। वहाँ अगर इस तरह के हुक्मरान तबके याशियाँ करेंगे तो वहाँ कैसे लोगों का हुकूमत के ऊपर एतमाद बढ़ेगा, कैसे रियासती निज़ाम पर एतमाद बढ़ेगा, कैसे सियासत पर एतमाद बढ़ेगा, कैसे जमहूरियत पर एतमाद बढ़ेगा। यही वजह है कि लोग लाताल्लुक होते जा रहे हैं। लोगों को समझ आ गई है कि इस सियासती निज़ाम में और इस हुकूमती निज़ाम में हमारे लिए कोई स्पेस नहीं है, और जो स्पेस है वो ताकतवर तबके के लिए है। मैं आपको 20-30 साल के अंदर ऐसी कई मिसालें बिठा सकता हूं, जो मोटरसाइकिलों पे जिन्होंने अपना सियासी सफर शुरू किया, आज वो अरबों रुपए के मालिक। ये कौन सा कारोबार है? जब आप सियासत को कारोबार बना लेंगे, जब सियासत में सियासी जमातें पार्लिमानी टिकटों के नाम पे करोड़ों रुपए वसूल करेंगी, जब पैसे इकट्ठे किए जाएंगे, तो फिर यही तमाशा हमें पाकिस्तान के अंदर देखना पड़ेगा ना, जो हम इस वक्त देख रहे हैं। और इसमें सब सियासी जमातें जो हैं बराबर कसूरवार हैं, क्योंकि सब ने कोई ऐसी इस्लाहात नहीं की जहां आप आम आदमी को मजबूत बना सकें। लेकिन बात यह है कि क्या यहाँ पर सिर्फ नोटिस ले लेने से हम मसाइल का हल कर लेंगे? क्या महज अब तकलीफ हुकूमत उसको तकलीफ तस्वर भी करती है, या सिर्फ नोटिस ले लेने पर बात खत्म हो जाती है? और जिसकी आप बात करें वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट, उसमें कई हकाइक सामने आए हैं। हम तो ये अपील ही कर सकते हैं अशराफिया से, हुकूमत में बैठे हुए लोगों से, ऐवान में बैठे हुए लोगों से, कि उनके ऊपर नजरसानी करें और डिलीवरी पर बात करें, ना कि नोटिस लेकर दस्तखत करके उन चीज़ों को एग्जीक्यूट करवाएं। प्रोग्राम का वक्त खत्म हो गया, मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह ने के बाद।